Hello students, this is Atul Tandon signing in for Physics Simplified by Atul Tandon and आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट्स गोना बी ए शॉर्ट लेक्चर बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है। थोड़ा डेप्थ में कैपेसिटर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड यस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब and please do like and share the video. I have also opened the comment section and you guys can encourage me if it feels like. All right, so let's go ahead with the lecture, which is the capacitance, introduction to capacitor and capacitance. एक बेटा कैपेसिटर होता है और एक होती है उसकी कैपेसिटेंस। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक कैपेसिटर अलग चीज है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटेंस अलग चीज है, ठीक है। हमें ये बातें भी बड़े प्रॉपर्ली क्लियर करनी है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे बच्चे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जरूरत क्या है। देखिए क्या होता है बेटा, सम इलेक्ट्रिकल devices require a very high current to start। क्योंकि अपने पास टिपिकली 25 एम्पियर से लेकर के 50 एम्पियर तक की हो सकती है। बहुत हाई करंट कुछ डिवाइसेस को चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए, चलने के लिए नहीं, सिर्फ स्टार्ट होने के लिए उनको बहुत हाई करंट की जरूरत होती है, राइट। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस जो हम नॉर्मल देखते हैं, जैसे अपने पास फैन हो गया, राइट, ओके, और जैसे मोटर हो गई, देखी होगी आपने, जो अपना घरों में टुल्लू पंप लगे होते हैं ना, उनमें भी कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग। और जैसे अपने पास कैमरा की फ्लैश हो गई, इन चीजों के लिए हमें बहुत हाई करंट की जरूरत पड़ जाती है। फैन को चलाए रखने के लिए नहीं बेटा, मोटर को भी चलाए रखने के लिए नहीं। कैमरा फ्लैश तो मोमेंटरीली आती है, झपक आती है और चली जाती है ना। लेकिन जहां तक फैन का सवाल है, इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको भी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को एक बहुत हाई इनिशियल करंट की जरूरत होती है, ठीक है। और वो करंट हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, वो है कैपेसिटर। कि कैपेसिटर क्या चीज होती है। अब कैमरा फ्लैश की एक मिनट बात कर लूं मैं। कैमरा फ्लैश में भी जैसे हम, अब तो चलो चीजें काफी बदल गई हैं, लेकिन याद करो जब आप एक फोटो स्टूडियो में जाते हो, छपाक से एक लाइट आती है आपके मुंह के ऊपर, आंखें सब बंद भी हो जाती है ना। तो जिनकी आंखें छोटी है उनको तो वैसे भी और बंद हो जाती है, बंद ही हो जाती है बिल्कुल। तो ये जो कैमरा की फ्लैश की एकदम हाई इंटेंसिटी लाइट आपके सामने आती है, तो कोई सोर्स तो है एडिशनल, जो बैटरी उसके अंदर लगी होती है कैमरा के अंदर, वो तो बहुत ही लिमिटेड करंट दे सकती है बेटा। तो कोई एडिशनल सोर्स है जो उसको एकदम से स्टोर्ड एनर्जी को फ्लैश कर रहा है, एकदम सारी एनर्जी को फेंक रहा है, वो होता है बेटा कैपेसिटर। वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। फैन है, चलते चलते तो चल रहा है, आराम से घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन जिस वक्त फैन को स्टार्ट करना होता है उसे एक कैपेसिटर की जरूरत होती है। आपने देखना अब तो फैन के ऊपर ढक्कन बड़े अच्छे अच्छे लगे हुए आते हैं ना, इसलिए कैपेसिटर दिखाई नहीं देता है ना। तो अगर आप थोड़ा सा जो ढक्कन होता है ऊपर का फैन का, कभी किसी का खुला हुआ हो, खुद से मत खोलना, ठीक है। अगर खुला हुआ और ढक्कन मान लीजिए तो आपको एक कैपेसिटर दिखाई देगा, वहां पे एक सिलेंड्रिकल टाइप बॉडी दिखाई देगी आपको, वहां पे वो कैपेसिटर होता है। लेकिन फैन में कैपेसिटर के दो रोल्स होते हैं। एक रोल तो हो गया फैन को स्टार्ट करने के लिए, दूसरा रोल होता है बेटा इसका फेज स्प्लिटिंग का, जो आप आगे जाकर के इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, ठीक है। सिमिलरली मोटर को स्टार्ट करने के लिए वी आल्सो रिक्वायर अ वेरी हाई करंट। ये काम कौन कर सकता है, ये काम कर सकता है हमारे पास एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या चीज हुई, इट इज अ डिवाइस
which can store electrical charge slash electrical energy and can provide it at once when required the most। भैया ये अपने पास इलेक्ट्रिकल चार्ज, अब आप बोलोगे सर आप डिसाइड कर लो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है ना? दो बातें लिखी मैंने यहाँ पे, एक लिखा इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखो बेटा अगर चार्ज स्टोर होगा ना, ठीक है, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली वहां पे आ ही जाएगी। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसकी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जिसका जो फॉर्मूला है वो Q²/2C आता है, या हाफ QV आता है, या हाफ CV² आता है, जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो असलियत में अगर इसने चार्ज को स्टोर कर लिया तो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर कर लिया है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि इसको स्टोर करने के बाद ये इसको इस पूरी की पूरी एनर्जी को एक झटके में आपको दे सकता है। मतलब अगर हम बैटरी की बात करें, एक नॉर्मल जो आप बोलोगे सर करंट तो मुझे बैटरी से ही मिल सकती है। अब बैटरी क्या चीज होती है, देखिए ध्यान दीजिए यहां पे आप लोग, जो बैटरी होती है जिसको हम सेल भी कहते हैं, ये भी मुझे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। ये भी क्या प्रोवाइड करता है, बोलो इलेक्ट्रिक करंट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। लेकिन बैटरी और सेल जो इलेक्ट्रिक करंट मुझे देते हैं बेटा, वो स्टेडी होती है, कम वैल्यू की। जितनी फैन को चलते रहने के लिए चाहिए, जितनी मोटर को चलते रहने के लिए चाहिए, वो काम चलो 1 मिनट के लिए हमारे पास ये बैटरी कर रही है, कोई भी डिवाइस को चलाए रखने के लिए जो चाहिए। लेकिन जो सर्ज चाहिए मुझे करंट का, सर्ज मतलब एकदम ट्रांजिएंट जिसको कहते हैं हम लोग, एक आगे आप और टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट करंट एंड स्टेडी करंट। और कैपेसिटर रेजिस्टर में एक स्टेट आएगी जिसको हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं और एक स्टेडी स्टेट कहते हैं। बहुत डेप्थ में बात होगी, कॉम्पिटिटिव बातें हैं। लेकिन जो ट्रांजिएंट करंट मुझे चाहिए वो मेरे को ये बैटरी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स इसके अंदर तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो अपने पास केमिकल एनर्जी है वो बोलो बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मुझे लगातार जो है एक कांस्टेंट डीसी करंट मिलता चला जा रहा है। तो हमने अभी तक क्या बात समझी कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी या चार्ज को स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पे उसको एकदम सारी की सारी एनर्जी या सारा का सारा चार्ज जो है एकदम फेंक सकता है। जैसे कि एवलांच आना किसी चीज का, बाढ़ आना। अगर आप ये मान लो कोई अपने पास डैम है, उसमें पानी रुका हुआ है, डैम से पानी रोका हुआ है मैंने, और ये डैम टूट जाता है तो ये सारा का सारा पानी एकदम फेंक देता है। वैसा ही कैपेसिटर भी करता है, राइट। अब जैसे हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट होता है, तो क्लाउड बर्स्ट में वैसे तो बारिश स्टेडी बारिश हो रही है आराम से, इसको हम कीनी बारिश बोलते हैं, बूंदे आ रही है आराम से। वो तो हो गया बैटरी वाला काम की चला हुआ है, बादल ने बैटरी वाला काम करा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्या होता है बोलो, एकदम सारा पानी जो है 100-200 मीटर के एरिया में हैवी वाटरफॉल हो जाता है एकदम बिल्कुल। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्ज आ गया वाटर का। तो कैपेसिटर वो वाला काम करता है बेटा कि एकदम जरूरत पड़ने पे जितनी इसने एनर्जी स्टोर की होती है सारी फेंक देता है। और क्लाउड बर्स्ट में भी ऐसा ही होता है, जितना उसने पानी स्टोर किया होता है वो सारा एक साथ फेंक देता है छोटी सी जगह में, राइट। तो प्लीज इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें। लिख लिया आप लोगों ने? ओके जी। अब देखते हैं कि अपने पास एक वापस स्लाइड पे आता हूं मैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम्स दिए हैं आप लोगों को कैपेसिटर के, ठीक है। मैं वापस दोबारा से आऊंगा इनके ऊपर। कैपेसिटर बेटा कई तरह के होते हैं। कैपेसिटर के जो टाइप्स हैं, देयर आर ऑफ मेनी टाइप्स, जैसे पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, टेफ्लॉन कैपेसिटर, आपका फिल्म कैपेसिटर, है ना।
तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैंने कुछ कैपेसिटर्स आपको यहाँ पे इनकी शेप्स दिखाई हुई है, इस तरह की आपकी कैपेसिटर्स की शेप रह सकती है। ये देखिए अलग अलग शेप्स के कैपेसिटर है, माइका के हो गए, सेरामिक के हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गए। ये वाला कैपेसिटर जो है हम लोग फैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला कैपेसिटर हम लोग मोटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाला कैपेसिटर हम लोग कैमरा फ्लैश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमरा फ्लैश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, शायद ये आपको अभी दोबारा से चीज आनी है, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा मैंने आपको फील देने के लिए कि इस तरह की शक्लें कैपेसिटर की हो सकती हैं, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। जब तक हम किसी की चीज को देख नहीं लेते, उसकी परसेप्शन नहीं कर पाते, तो इनकी शक्लें ऐसी होनी है बेटा कैपेसिटर की, है ना। बाकी बातें एक बार दोबारा वापस आएंगे इस चीज के ऊपर, हम लोग जब आएंगे तो देखेंगे बेटा इस चीज को। अब आया मेरे पास कैपेसिटेंस क्या चीज है। कैपेसिटर तो डिवाइस है, कैपेसिटेंस क्या चीज है, राइट। कैपेसिटेंस इट इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है किसकी, ऑफ अ कैपेसिटर। बेसिकली ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये कैपेसिटर की क्या है, प्रॉपर्टी। और होगा क्या ये, एबिलिटी। अब इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, ये एबिलिटी स्लैश कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज स्लैश इलेक्ट्रिक, अरे देखो पेन ही चुक गया, अपने हथियार नहीं संभाल पा रहे हैं ना। ability slash capacity of a capacitor to store electrical charge or electrical energy will be capacitance। capacitance अलग चीज है, कैपेसिटर तो डिवाइस है बेटा, और कैपेसिटेंस उस डिवाइस की क्वालिटी है, उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है, जो कि उसको बताती है कितना इलेक्ट्रिक चार्ज ये स्टोर कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए हमने जो कैपेसिटेंस को डिफाइन करना, वो कैसे करना डिफाइन। मान लीजिए अपने पास ये एक मेटेलिक स्फीयर है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, आई एम गिविंग इट चार्ज, इसको चार्ज दे रहा हूं तो इसका क्या बढ़ रहा है, बोलो, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, रेडियस इसका आ रहा है। मान लीजिए हम जानते हैं किसी भी मेटेलिक स्फीयर को चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल बढ़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि मोर इज द चार्ज मोर इज द पोटेंशियल, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। और Q इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, बोलो यहां से CV आ गया, और यहां पे जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, इसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो ये C क्या आ गया, बोलो मेरे पास यहां पे Q डिवाइडेड बाई V आ गया बेटा। क्या आ गया C की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ C कम्स आउट टू बी Q डिवाइडेड बाई V। अब यहां से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। वो बड़ा कंफ्यूजन यहां पे बेटा क्या स्टार्ट होता है कि भाई कैपेसिटेंस जो है मेरे पास, वो है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज या एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चार्ज की बात होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होनी चाहिए थी, ठीक है, चार्ज की बात हो गई। अरे ये कहां से आ गया, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया खड़ा हमारे पास दिमाग में कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ गया, वोल्टेज कहां से आ गई यहां पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम देखें, इलेक्ट्रिकल चार्ज के हिसाब से देखें तो इसके यूनिट क्या बनने चाहिए थे, कूलम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से देखें तो इसके यूनिट क्या बनने चाहिए थे, जूल। पर इसके यूनिट ना तो कूलम होते हैं कैपेसिटेंस के, ना ही कैपेसिटेंस के यूनिट जूल होते हैं, क्योंकि यहां पे एक टर्म और है एडिशनल। वो टर्म एडिशनल क्या है बेटा, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका बहुत तगड़ा रोल है। हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां आपको बात समझ में आएगी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो इसको आप बेटा पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, टेक 10 सेकेंड्स। चलिए मैं अगली स्लाइड पे आता हूं। जो बेटा मैंने यहां लिखा C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। ये जो C है, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ
Q and V and depends on dimensions and nature of medium। अब ये क्या चीज हो गई यार, फॉर्मूला तो कह रहा है कि ये Q by V है, मैं कह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट है दोनों के। एक बार कोई कैपेसिटर बन गया, मान लो कंडक्टर का मेरे पास पीस है, लेट अस से दिस इज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इसकी जितनी कैपेसिटेंस एक बार हो गई डिसाइड, वो हो गई बेटा डिसाइड, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो ठप्पा लग गया इसके ऊपर, ये तो फिक्स हो गई, क्या मतलब हुआ, थोड़ा इसको और समझते हैं आगे। देखिए बेटा, तो C के मेरे पास, पहले तो मैं SI यूनिट की बात कर लेता हूं, SI यूनिट की बात करूं मैं तो ये होते हैं मेरे पास कूलम्ब पर वोल्ट, और कूलम्ब पर वोल्ट क्या लीजिए, और फैराड, जिसको हम कैपिटल F भी लिखते हैं। देखिए स्लिप में क्या होता है कि अगर मैं C लिखता हूं Q डिवाइडेड बाई V, ठीक है, और मैं कहता हूं कि लेट C इज इक्वल टू 2 फैराड, समझ में बात ध्यान से आप लोगों ने कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फिक्स है 2 फैराड, तो वो कैसे चार्ज लेगा और कैसे उस पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसको चार्ज दिया है 2 कूलम, इंप्लाइज इसका पोटेंशियल है 1 वोल्ट, तभी तो 2/1 2 आएगा मेरे पास। अगर मैंने इसको चार्ज दे दिया 4 कूलम, तो इसका पोटेंशियल कितना आ गया बेटा, 2 वोल्ट आ गया। अगर मैंने इसको चार्ज दे दिया 6 कूलम, तो इसका पोटेंशियल कितना बन जाएगा 3 वोल्ट। आप देखें कि 2/1, 4/2 या 6/3, इन सब के आंसर बोलो क्या है, 2 2 2 2 है। मतलब C जो है एक बार जो बन गया वो बन गया, लेकिन वो जो C कैपेसिटेंस बन गया वो चार्ज और वोल्टेज अपनी कैपेसिटेंस के आधार पे ही लेगा। अगर मैं किसी कैपेसिटर की जिस पे ठप्पा लग चुका है उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहता हूं, इफ आई वांट टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है ना, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मेरे को वोल्टेज को घटाना पड़ेगा और चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वोल्टेज घटेगी और चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी बोलो, बढ़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर मैं कैपेसिटर की को चेंज नहीं कर रहा हूं, वही कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, उसमें कोई इंक्रीज का प्रिंसिपल नहीं लगा रहा हूं, तो भैया ऐसा होगा कि आप जिस हिसाब से चार्ज देंगे वोल्टेज उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। मतलब वोल्टेज हैज अ रोल टू प्ले हियर, वोल्टेज हैज अ रोल टू प्ले हियर। अब थोड़ा सा इसको और डेप्थ में देखते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट बना आप लोग। ओके, अब दो तरह से समझते हैं कि V रोल क्या है, इस V का रोल ऑफ दिस V, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको, और मैं इसको आपको दो तरीकों से समझाता हूं बेटा। पहला तरीका मैं यहां पकड़ता हूं, मान लीजिए ये अपने पास दोबारा से एक कैपेसिटर है, कंडक्टर है, कैपेसिटर मतलब कंडक्टर है ना, कंडेंसर भी कहते हैं इसे हम लोग। तो जैसे कूलर वगैरह होता है ना घरों में हमारे लगे हुए, उसमें कंडेंसर लगा होता है, उसको घरों में जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको कंडेंसर बोलते हैं वो लोग उस चीज को, भैया कंडेंसर खराब हो गया उसको बदल लाओ। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर आ गया, कंडक्टर माने कैपेसिटर, बिकॉज कंडक्टर के ऊपर चार्ज होल्ड हो सकता है। अब मान लीजिए मैं इसको dq चार्ज एडिशनल देना चाहता हूं, इसका पोटेंशियल ऑलरेडी V वोल्ट हो चुका है। अब क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास इसकी पोटेंशियल की, कि भैया अगर आप dq चार्ज देना चाहें तो उसको इन्फिनिटी से लाएं, वहां तक लाने के लिए जो काम करना पड़ा वो वर्क डन होता है। तो dw जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल इनटू dq, राइट। या के लिए पोटेंशियल कितना हो गया, dw डिवाइडेड बाय व्हाट, टेल मी, dq। अब एक बात बताइए मुझे आप लोग, अगर मैं कुछ dq चार्ज इसके ऊपर डालना चाहता हूं, मैं चार्ज इसके ऊपर बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे काम करना पड़ेगा और
वो जो इसका पोटेंशियल है, जब वो पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो मैं इसके ऊपर चार्ज लाना मुझे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका प्लस चार्ज जब बढ़ जाएगा तो और चार्ज लाना इसके ऊपर मुश्किल हो जाएगा। प्लस चार्ज बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा, और मुझे इसके ऊपर चार्ज लाना क्या हो गया बेटा, मुश्किल हो गया। ज्यादा काम करना पड़ेगा मुझे अगर यहां पे पोटेंशियल क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर ज्यादा काम मुझे करना पड़ेगा इसको लेके आने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको चार्ज और स्टोर करवाना मुश्किल हो गया। तो अगर पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, मेरे पास चार्ज में फर्क ना पड़ रहा हो, तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर V जो है वो लेस है, इंप्लाइज इट्स बेटर। लेकिन अगर मैं चार्ज लेकर के आ रहा हूं तो V तो बेटा बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो मुझे डिफिकल्टी हो रही है और चार्ज लेकर के आने में। तो इसका मतलब है कि V का रोल है, V जितना ज्यादा होगा उतना डिफिकल्टी होगी इसको चार्ज को स्टोर करने में, और डिफिकल्टी होगी तो कैपेसिटेंस कम होगी इसकी तरह से, है ना। और दूसरी बात करूं आपके साथ यहां पे कोरोना डिस्चार्ज की, ये जानबूझ के मैंने लिया आज, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना वैसे ही बड़ा चार्ज अप हुआ पड़ा है ना, इसको डिस्चार्ज करने की जरूरत होगी बहुत जबरदस्त तरीके से। परेशान कर दिया इस कोरोना ने, है कि नहीं। आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल ही नहीं रही है। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या बना है, अब ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ये फिजिक्स वाला कोरोना है, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, अपने पास मान लो ये एक अगेन मेटलिक स्फीयर है, मैंने इसको चार्ज दिया, देते रहे चार्ज हम इसको, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर को होती है, सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल की प्रॉपर्टी भी होती है एसोसिएटेड, ये बात भी हम जानते ही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा कि जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर जो मेरे पास वोल्टेज यहां पे आ चुकी है, जब ये वोल्टेज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो जो ये एयर है मेरे पास यहां पे आसपास, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो वैसे कि अनपोलराइज्ड होते हैं, उनका शुरू हो जाएगा बेटा पोलराइजेशन। क्या शुरू हो जाएगा उनका, पोलराइजेशन उनका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, वैसे तो न्यूट्रल तो है ही है ना, लेकिन इसको खिंचाव मिल रहा है किसका, इस प्लस का। तो इसके माइनस और प्लस जो आपस में खींच रहे हैं, तो इन एयर मॉलिक्यूल्स का बेटा क्या हो जा रहा है, बोलिए, पोलराइजेशन हो जा रहा है। अब क्या होगा कि अगर मैं V को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं V को इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये यहां पे आसपास की जो एयर है बेटा हमारे पास, वो हो जाती है आयोनाइज। तो ये एयर क्या होगी बेटा, यहाँ पे आयोनाइज होगी, पहले पोलराइज होगी फिर आयोनाइज होगी। ये माइनस जो है ये आकर के इसमें मिल जाएगा। जब ये आकर के इसमें बेटा मिल जाएगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं बिना चार्ज इंक्रीज किए अगर मेरी वोल्टेज बढ़ रही है तो मेरी कैपेसिटेंस क्या हो रही है, घट रही है बेटा, बिकॉज मैं चार्ज को उसमें स्टोर नहीं कर पा रहा हूं। तो वोल्टेज हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अब मैं जब कहता हूं कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V है, इस पे ठप्पा लग के आया है कि ये फिक्स है। मान के बात को, आप बोल रहे हो सर कि वोल्टेज बढ़ रही है घट रही है, चार्ज घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैंने कोई इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, मेरे पास एक फिक्स्ड कैपेसिटर है मान लीजिए, तो उसमें ये Q बाई V का जो रेशियो है, ये रेशियो रहेगा बेटा जी कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं चार्ज को बढ़ा रहा हूं तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। चार्ज डबल करने पे वोल्टेज अगर 1 वोल्ट आती है तो चार्ज 4 गुना करने पे वोल्टेज डबल हो जाएगी, लेकिन कैपेसिटेंस क्या रह जाएगी मेरे पास बेटा, वो रह जाएगी फिक्स्ड। समझे बात को आप लोग, ठीक है। तो वोल्टेज हैज अ रोल टू प्ले, इसलिए C इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, Q डिवाइडेड बाय V बचा। C इज इक्वल टू व्हाट, Q डिवाइडेड बाय V। तो इसको नोट कीजिए बात को, या टेक अ स्क्रीनशॉट रादर। चलिए अब आगे चलते बेटा हम लोग और बात करते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर या
स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। देखिए ये अपने पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको मैंने कुछ चार्ज दे दिया। आप बोलोगे सर आइसोलेटेड क्यों कह रहे हो आप लोग? क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड नहीं हुआ, कहीं अर्थ से कनेक्टेड हुआ, तो जो भी मैं इसको चार्ज दूंगा वो सारा कहां फ्लो कर जाएगा? बोलिए, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ठीक है ना? आइसोलेटेड मतलब अकेला पड़ा हुआ है, इसका चार्ज जो है कहीं नहीं जा रहा है इधर उधर। हाँ, अगर मैं इसको खूब चार्ज दूं, इतना चार्ज दूं कि इसका पोटेंशियल इतना बढ़ जाए कि ये आसपास की एयर को आयोनाइज कर दे और कोरोना डिस्चार्ज हो जाए। कोरोना डिस्चार्ज मतलब वो नेगेटिव जो है इस प्लस में आके मिल जाए, एक स्पार्क सा निकलेगा आकर के। हालांकि ये कोरोना डिस्चार्ज हम लोग वेन डे ग्राफ जनरेटर टॉपिक आएगा आपका एक, उससे पहले डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, है ना? घबराइए मत कि मैंने सिर्फ नाम लिया और छोड़ दिया, डिटेल में टॉपिक आगे आना बेटा। ठीक है, तो अब देखिए इसके ऊपर चार्ज आ गया, मान लो Q, इसका पोटेंशियल हो गया मान लो V, इसके अगल बगल में पोटेंशियल कितना है? V ऑन द सरफेस, नियर द सरफेस, व्हाट इज द पोटेंशियल? इट इज V। ऑलराइट, इसका रेडियस है मान लीजिए कितना बच्चे? R। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट जो V होता है, इसका पोटेंशियल होता है बेटा, वो होता है KQ डिवाइडेड बाई R। ये बात आपको बताई थी मैंने, the electric potential due to a spherical shell of charge KQ by capital R। ठीक है, अब ये बन गया बच्चे अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई क्या बच्चे? R। ठीक है जी, तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो जो Q होता है दैट इज इक्वल टू C इंटू V। इक्वेशन नंबर 2 कैपेसिटेंस की टर्म में, तो V मेरे पास क्या बन गया बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बन गया CV डिवाइडेड बाई R। V से कट गया V, तो मेरे पास C आ गया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना आ गया V? C जो है वो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब मैं ये वाली जो आपको बात यहां बता रहा हूं, इसके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य है कि मैंने ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल दी। वो रेडियस पे डिपेंड करती है इसके, किसके बेटा? स्फेरिकल कैपेसिटर के। हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती कि नहीं होती बोलो? अगर मैं मान लीजिए R लूं अपने पास 1 मीटर, कितना लूं R? सिर्फ 1 मीटर। कितना हो गया R? 1 मीटर, इतना एक बाजू के बराबर है ना? 1 मीटर में रेडियस का एक स्फीयर लेता हूं, मेटलिक कनेक्टर लेता हूं 1 मीटर रेडियस का जिसका है स्फीयर का, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी? इसकी कैपेसिटेंस बन जाएगी बेटा 1 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹ राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10/9 10⁻10 इट बिकम्स 1.1 × 10⁻10 फैराड। कितना बनाइए? 1.1 × 10⁻10 फैराड। अगर मैं इसको लिखना चाहूं अपने पास नैनो फैराड में या माइक्रो फैराड में या पिको फैराड में लिख सकते हैं, तो चलो माइक्रो में लिखते हैं 1.1 × 10⁻4 माइक्रो फैराड। 1 मीटर इतना बड़ा मैंने एक स्फीयर लिया मेटलिक, उसकी कैपेसिटेंस भी माइक्रो फैराड, वो भी 10⁻4। माइक्रो फैराड में भी 10,000 गुना नीचे कम। अब आप सोच रहे कि इतनी कम कैपेसिटेंस, इतने बड़े उसकी। चलो मैं एक काम करता हूं, अर्थ की निकालता हूं कैपेसिटेंस। रेडियस ऑफ अर्थ बोलो कितना होता है? ये होता है 6400 किलोमीटर। इससे तो बहुत बड़ा है भैया। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, सारी कहानी निकालता हूं, तो इसकी कैपेसिटेंस आती है अर्थ की बेटा 711 माइक्रो फैराड। मतलब कि अभी भी कैपेसिटेंस किसमें आ रही है बोलो? माइक्रो फैराड में ही आ रही है। तो यहां से मैं कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता हूं कि जो ये फैराड है, फैराड इज टू बिग अ यूनिट फॉर कैपेसिटेंस। मतलब आप जहां पे भी देखोगे कैपेसिटेंस, आपको मोस्टली माइक्रो फैराड, पिको फैराड में दिखाई देगी। फैराड एक कैपेसिटेंस के लिए बहुत बड़ा यूनिट है।
6400 किलोमीटर रेडियस वाले सफेयर की कैपेसिटेंस भी सिर्फ और सिर्फ 711 माइक्रोफैरड आ रही है। राइट, इस बात का एक लीजिए स्क्रीनशॉट। टेकन गाइस? ओके ग्रेट। तो अब हम आते हैं वापस अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखिए जी, आप अगर ध्यान दे रहे होंगे यहां पे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी कही गई है? 4700 माइक्रो फैराड कही गई है। जिनकी दिखाई दे रही होगी बता रहा हूं मैं आपको। इसकी देखिए, इसकी कितनी कही गई है? 4.7 माइक्रोफैराड कही गई है। इसकी देखो, इसकी मैंने यहां पे निशान लगा दिया था, 470 माइक्रोफैराड। राइट, और इसकी 22 माइक्रोफैराड। आप देख पा रहे होंगे कैपेसिटर जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रोफैराड में आ रही है बेटा। किस में आ रही है? माइक्रोफैराड में आ रही है। ये वाला कैपेसिटर हम इस्तेमाल करते हैं फैन के लिए, और इसकी कैपेसिटेंस अगर आपको कहीं दिखाई दे रही हो इसमें लिखी हुई इसकी रेटिंग में, ये देखिए 7.5 माइक्रोफैराड। 7.5 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। ठीक है जी, ये वाला यूज कर रहे हैं हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए। अब मोटर को जो स्टार्ट कर रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस जो मुझे यहां पे दिखाई दे रही है, ये देखिए जी, 120 से लेकर के 120 माइक्रोफैराड से लेकर के 150 माइक्रोफैराड तक का ये कैपेसिटर है। कुछ इसमें हमें टॉलरेंस दी गई है कि भाई हाँ जी 120 और 150 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। कैमरा फ्लैश, यू कैन सी 330 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, सो कुल मिलाकर के मैं बेटा आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, ये कैपेसिटेंस जो है वो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की, और जरूरत पड़ने पे उस एनर्जी को एट वंस ले लेने की। कैपेसिटेंस जो होती है, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर कैपेसिटर ले लिया है उसकी फिक्स होती है, डायमेंशन पे डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है। अगले लेक्चर में मीडियम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो डायमेंशन पे डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है, जब मैं ये बात बच्चे कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स हो गई, वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी पे चार्ज बढ़ा रहा हूं कैपेसिटर पे तो उसकी वोल्टेज ही बढ़ रही है, सच दैट द रेशियो ऑफ Q by V विल कम आउट टू बी कांस्टेंट। अपने दिमाग में ये बात जरूर आती है कि भाई क्यों हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को लेकर के आ रहे हैं, कि जबकि हमारे पास ये कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज है कैपेसिटेंस, वो बेटा ऑटोमेटिकली वो वोल्टेज आनी ही आनी है। फॉर्मूला डिवाइस हो गया है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वोल्टेज आ रही है। उसका इंप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं देखता हूं कि वोल्टेज को कम कर सके हम लोग किसी तरीके से, चार्ज को उतना ही रखते हुए, तो कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अगर मैं चार्ज लाऊं तो वोल्टेज बढ़ती है, अगर चार्ज लाने पे वोल्टेज बढ़ेगी बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटेंस उसकी उतनी की उतनी ही रहेगी। ये हम तरीके आगे डिवाइस करेंगे कि क्या, जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसमें कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे, उस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, क्या उससे फर्क पड़ता है कि वोल्टेज में कमी आ जाए? हाँ, तो उससे हम उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, सो गाइस, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस में इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ एंड प्लीज बी सेफ एट होम। बाय बाय एंड टेक केयर।